हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो ऑफिशियल पेपर है वो सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, जो क्वेश्चन सिलेबस पे नहीं है उनको हम नहीं करेंगे और ये 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है। कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो, एक परिमेय संख्या मैंने 2 ले ली और एक अपरिमेय संख्या मैंने √3 ले ली, उनको आपस में गुणा किया। एक परिमेय को जब अपरिमेय से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे सदैव अपरिमेय संख्या सही होगा। क्या लिखा है? x बराबर 0, 2x + 3y का प्रतिशत बिंदु क्या होगा? तो ये जो समीकरण दे रखा है ना, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देना है? 0 रख देना है। 2x की जगह पे 0 रख दो तो यहाँ से आ जाएगा 3y, 3 चौके 12। ठीक है। तो बिंदु में पहले x निर्देशांक आता है, x तो 0 है और y आपका 4 है, तो आंसर आएगा 0,4। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखो, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोला है आपको, यानी कि HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। और छोटी से छोटी बोल दो तो LCM निकालना होता। शेषफल कितना प्राप्त हो? 5 और 8। तो 70 में से 5 घटाओगे, 70 5 शेषफल दे तो कितना आएगा? 70 में से 5 घटाओगे तो 65 और 125 में से 8 घटाओगे तो 117 आ जाएगा। तो गुणनखंड करते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13। इसमें आ जाओ। 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। सो देखो, 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 13 और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है? 2 बार, और यहाँ पर 13। तो वो संख्या देखनी है जो दोनों में है। 13 है दोनों में, तो HCF कितना आ जाएगा? 13। 13 की न्यूनतम घात लेनी है, 13 की घात 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो जो HCF होगा, ठीक है, जो मौशपा होगा वो कितना होगा? 13 होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा अगर ए का मान कितना होगा? कोई भी हल कब नहीं होता? समांतर में, यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 बराबर ना हो C1 बट्टा C2। ये कंडीशन होती है समांतर की। A1 क्या है? x का गुणज 2, A2 क्या है? x का गुणज दूसरे वाले का 3, B1 है y का गुणज a और B2 क्या है? -5। स्टार्टिंग के दो बराबर है ना, इनको ले लिया। अब देखो, ये बट्टे के दरगुणे में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, बट्टे में है 3, तो ए का मान कितना होना चाहिए? -10/3। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कह रहे तो पहले दिए गए समीकरण का विभक्तिकर 0 से कम है तो विभक्तिकर का जो सूत्र होता है D बराबर, वो होता है B² - (4AC). देखो, ए के स्थान पर क्या है? x का गुणज, x² का गुणज, और b क्या होता है? x का गुणज -4, और c हमारा होता है अचर पद 3। सूत्र में रखो, b की जगह पर है -4, 4, a की जगह पर है कितना? 2, और c की जगह पर है 3। तो माइनस माइनस का वर्ग क्या होता है? +4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये कितना आ गया? -8 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? -8। दिए गए समीकरण का विभक्तिकर 0 से कम है, कथन सही है। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। देखो, डी का मान -8 आया ना, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। समीकरण विभक्तिकर 0 है, गलत। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा। तो विकल्प जो हमारा सही है, ए और बी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बी ओ ये हमें दे रखे, इसका विकर्ण क्या होगा? आयत आप जानते हैं क्या होता है? ये आयत है,
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए ओ बी सी। हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण क्या होगा हमारा, एक तो ए बी है और एक ओ सी है। तो ए हमें दे रखा है कितना, 0,3, ओ हमें दे रखा है 0,3 और बी हमें दे रखा है 5,0। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है कि नहीं, तो x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दिया। -5, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा √34। कितना आ जाएगा, √34। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण, ये जो समीकरण का एक मूल 1/2 है तो के का मान क्या होगा। तो क्या होता है भाई, जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि ये जो हमारा समीकरण है, ठीक है ना, x की जगह पर अगर 1/2 रखोगे तो इसको ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो रखो x की जगह पे 1/2, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग 4, ठीक है। और ये है -5/4 और ये के एक कम के बट्टे में 2। सो देखो यहाँ से देखो आप, प्लस के 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। इधर लॉशपा कितना है 4 है, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे हो जाता है, ठीक है। तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा -4/4 और इधर है -के 2। 4 एक कम 4, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ गया, 2 एक कम 2, ठीक है। तो के का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो के का मान आ जाएगा 2। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों। तो ये कथन और ये कथन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है परंतु कोण 90 अंश का नहीं होता है। ये एक विकर्ण है और ये विकर्ण है, प्रतिच्छेद करती है और इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। सो एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। और एक 12 है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो जाएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमें निकालनी है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण। कर्ण निकालनी है, तो कर्ण कैसे निकलता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 6 छंग 36, 8 8 64, तो ये आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना, 10। तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में आ जाओ तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। प्रमेय 6.6 के अनुसार अगर भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो जो भी हमें भुजा का अनुपात दिया होता है उसका बस वर्ग कर दो। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, आंसर आ जाएगा 16:81, ठीक है। 16:81, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या बोल रहे हैं, 4 tan थीटा 3 के बराबर है, यानी कि tan थीटा कितने के बराबर है, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ देखो ये क्या है, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे में 4 sin थीटा प्लस के cos थीटा, यही है ना। देखो tan कब आता है, जब sin के बट्टे में cos हो, तो हर एक पद को cos से भाग दे दो, ऊपर भी नीचे भी। हर एक पद को क्या करेंगे, cos से भाग दे देंगे। दे दिया भाग। सो देखो sin बट्टा cos क्या होता है, tan थीटा।
और कॉस से कॉस गया 1, कॉस 1 कम कॉस है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस नीचे प्लस आ जाएगा। 10 का मान रख दो, 10 का मान है 3/4, 4 से 4 कटा, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके वो नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, सिलेबस में नहीं है, परंतु इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, देखो साइन है 15 है, ऊपर नीचे जोड़ेंगे 75 और 15 को 90 आ रहा है ना, तो कट के इसका आंसर 1 आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, सो ध्यान से देखिए। हमें क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त का परिमाप, ये एक वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, और उसका जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है, मान लेते हैं जो वर्ग की भुजा है वो a है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। प्रश्न में दे रखा है इसका जो परिमाप है 2 पाई और इसका जो परिमाप है 4 गुना भुजा, वो आपस में बराबर है, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पाई आर, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ए का मान ये आ गया। ठीक है, पाई r/2, ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ गए। अब हमसे बोले इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या है, πr² और इसका क्षेत्रफल क्या है, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो इस ए का मान उठाकर यहाँ रख दो, ऊपर तो πr² है, ए का मान कितना, πr/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब हल करते हैं, πr², π²r², 2 का वर्ग हो जाएगा 4, बट्टे का 4 इधर आ जाएगा गुणे में, r² से r² कटा, बट्टे का 4 आ गया ऊपर। ठीक है, और एक पाई क्या हो जाएगा कम, तो सिर्फ बचेगा पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7, बट्टे के साथ फिर ऊपर आ जाएगा गुणे में, 4 गुणा 7 बट्टे में आ जाएगा 22, तो काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 कम, 7 दूनी 14, नीचे आ गया 11, तो आंसर आ जाएगा 14:11। आंसर कितना आएगा, 14:11। देखो 14:11 दिखना है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, आयतनों का अनुपात दे रखा है। सो यहाँ देखिए, ये 2 गोला है, मैं आपको, ये पहला गोला है और ये हमारा छोटा गोला है। बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा वाला आर, छोटे गोले की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर मान लिया। हमें आयतनों का अनुपात, इसका आयतन क्या है, 4/3 πr³, अनुपात का मतलब बट्टे में, और इसका है 4/3 πr³, कितना दे रखा है, 64/27। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी क्षेत्रफल कहाँ से निकाल दूंगा, है ना। तो इससे ये कटा, सो इसकी घात 3, इसकी घात, तो टोटल की घात 3 लिख सकता हूँ। 64 का मतलब होता है 4 चौको 16 चौको 64, और 27 तो 3 3 9 3 27, तो 4/3 की घात टोटल की घात 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। घातों की तुलना करेंगे, इससे ही हटा, r/r हमें मिल जाएगा 4/3। अब हमें प्रश्न में बोला है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अनुपात का मतलब बट्टे में, 4π से 4π कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ r/r का होल स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, और r/r का मान है 4/3, ये रख दिया, स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 16:9। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 16:9। चौथा, कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य निकालना है, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, 1 3 5 7 9, यही है 10 तक विषम संख्या। बट्टे कितना है, कितनी संख्या है उतना, 3 और 2 5, 5 से भाग दे दो, 9 और 1 10, 20 25, 25/5, तो 5 बचे 25, तो समांतर माध्य कितना आएगा, 5 आएगा। समांतर माध्य कितना होगा, ऑप्शन में देखो कितना है, 5, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा।
ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? आलेखी विधि द्वारा त्वरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न में आओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 है, तो माध्यिका कितनी होगी? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो देखो भाई, एक सूत्र, एक संबंध होता है। क्या होता है कि जो बहुलक होता है, बहुलक को बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ठीक है, ये होता है। तो देखो हमें क्या दे रखा है? बहुलक दे रखा है 45। ठीक है, माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, तो माध्यिका को मैं x बोल देता हूँ और माध्य में दे रखा है 27। 2 गुना 27, 27 दूनी 54। ठीक है, सो माइनस का 54 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 54। इधर है हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 99। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो जो माध्यिका का मान होगा बच्चों वो कितना होगा? 33 होगा। कितना होगा? 33। सेकंड नंबर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार और कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु को भुज से आंकड़ों का क्या प्राप्त होता है? आंकड़ों का क्या निकालते हैं हम? माध्यक निकालते हैं। ठीक है, अगले अब आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। क्योंकि ये 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, तो उनको हम नहीं करेंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, इसे हम नहीं करेंगे। ये सिलेबस में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक में। जो है उनको हम करते रहेंगे। और जो 2024 में जो मॉडल पेपर आया था ऑफिशियल, वो भी मैंने करा रखा है पूरा। वो जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख सकते हैं। ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के दृष्टिकोण से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखिए, ख नंबर में आ जाओ। ये क्वेश्चन तो भाई कितनी बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, सो फर्स्ट का ख नंबर है ये। सो देखो हमें दिया क्या है? दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, गुणे में है 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। आप जानते हैं, आप देख पा रहे हैं ऊपर प्रश्नों में ये किस रूप में? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। दिख रहा है ना? ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसी रूप में है। सो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। कोई शॉर्टकट मत करने लग जाना है, एक भी स्टेप स्किप करोगे उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है, कॉस बट्टे साइन क्या होता है? कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। प्रश्न में कॉट थीटा का मान तो ऑलरेडी दे रखा है 7/8। ये यहाँ पर रख दो 7/8 स्क्वायर। 7 49, 8 8 64। आंसर आ जाएगा 49 बट्टे में 64। बताइए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। ठीक है, कह रहे हैं बेलन द्वारा डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सो देखो कैसे करेंगे।
एक और नंबर है, हमसे क्या बोला गया, एक शंकु के आकार का वर्तन है। इसका आंतरिक व्यास, इसका जो व्यास हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी अभी हम निकाल देंगे। पानी से लबालब भरा हुआ है और इस पानी को ना एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, इस बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ओके। तो जिसका आंतरिक व्यास, इसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जितना पानी वही पानी यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसका आयतन जितना होगा इसका आयतन भी वही होगा। तो हमें दिया क्या है, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है, और चित्र भी ऐसा बनाना है। दिया है शंकु, शंकु का व्यास दे रखा है प्रश्न में जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए शंकु की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर, आधा हो जाएगा व्यास का 5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आ जाओ बेलन पे, और हमें क्या दे रखा है, बेलन, बेलन की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं, बड़ा वाला आर बोलते हैं, जो कि व्यास का आधा होगा, 20 का आधा, तो वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखो हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होगा, शंकु को, पानी को इधर डाला गया ना बेलन में, तो जो आयतन शंकु का वही आयतन उसका होगा। शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के, ठीक। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इधर भी पाई है इधर भी पाई है, कैंसिल। तो स्मॉल आर हमारे पास है 5, स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, और एच हमारे पास है 24/3। कैपिटल आर, आर हमारे पास क्या है 10 गुणा 10, और हमें एच निकालना है, ठीक है। सो देखो यहाँ से आ गया 5 गुणा 5 24, और ये जो गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत लगे प्रश्न को दोबारा देखें। 5 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। सो देखो यहाँ से आएगा कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। तो एच का मान कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। कोई भी डाउट या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। सो देखिए कैसे निकाल लेंगे समांतर माध्य। सो देखिए समांतर माध्य किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया, और तो आप स्वतंत्र हो, आपको जो विधि अच्छी लगती है आप लगा सकते हो, ठीक है। वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर आ जाएगा बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता, फिर यहाँ पर आ जाएगा x। पहले जो दिया हो उसको हम लिख देते हैं। वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक, ये चीज़ें। तो और यहाँ लिख देना आप टोटल या कुल, जो आप लिखना चाहो। एफ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। आपको एफ का कुल योगफल चाहिए होगा ना,
तो देखो 12 और 8 20 हो गए, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो 12 और 8 ये 20 हो गए, और यहाँ से हो गए कितना, 7 और 2 9, 9, अरे ऐसे जोड़ने से फ़ायदा क्यों, यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14, ठीक है। ये 14 हो गया, 14 और ये 7 कितना हो गया 21, और ये 2, 21 और 2 23, और ये देखो गड़बड़ कर रहे हैं हम जोड़ने में, यहाँ ब्लफ कर जाता हूँ मैं, नॉर्मल जोड़ते हैं ना यार ऐसे, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 5 16, ठीक है 16, और ये 16 और 8 कितना हो गया, देखो 16 और 6 22, 22 और 8 कितने हो गए, 22 और 8 कितने हो गए 30, हासिल लगा 3, ठीक है 3 हासिल लगा, 1 और 1 2 हासिल लगा 3, ये कितने हो गए 5, 50 है ये, ठीक हो गया। अब x निकालना है, इनको जोड़ो और आधा करो, ठीक है। 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, और सब में देखो 10 10 का अंतर है, 30 30 से 40, 40 से 50, सब 10 का 10 10 जोड़ते जाओ, यहाँ आ जाएगा आपको 10 जोड़ेंगे 25, 35, फिर हो जाएगा 45, फिर आपका हो जाएगा 55, फिर आपका ये हो जाएगा 65, ठीक है। अगर x का मान बहुत बड़ा बड़ा है तो आप यहाँ लगा सकते हो d जो कि होता है x माइनस ए, ठीक है। तो ए क्या होता है, ये आपका होता है कल्पित माध्य, ये आपका क्या होता है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य कैसे निकाला जाता है, n/2 पद, किस में x में, n कितना है देखो 3 और 3 6, 6/2, 6/2 यानी कि तीसरा पद, तीसरा पद हमारा कौन सा है, तीसरा पद हमारा है 35, तो 35 को हम a मान लेंगे, हर एक x में से 35 घटाना है, 35 में से 15 घटाएंगे 20 आ जाएगा माइनस का, और सब में 10 10 जोड़ते जाओ, माइनस के 10, फिर ये हो जाएगा 20, जैसे ही 10 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर ये 10, फिर 20 और फिर 30, ठीक है। डी लगा दिया, अब तो छोटा छोटा हो गया ना, अब कर देते, अब लगा अगला जो टेबल बनता है वो एफ डी, 20 दूनी 40, 7 दही 70, चिन्हों का भी ध्यान रखना, 0 12, ये हो जाएगा 150, 8 दूनी 16, और 6 3 18, तो ये प्लस वाले हैं, तो ये प्लस वाले कितने हो गए 0, 8 और 6 14, और 5 19, ठीक है। हासिल लगा 1 3 और 1 4, 490, माइनस का कितना है, माइनस का ये 110, तो इसमें से घटाऊँ तो ये आ जाएगा 400 में से एक, 0 में 0 घटाएंगे 0, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, प्लस के 380 आ जाएगा, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य, कल्पित माध्य विधि लगाई हमने माध्य निकालने के लिए, जिसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ए हमारे पास है 35, है ना, और एफ डी हमारा मिला है 380, बट्टे में है 50, एक 0 से एक 0 कटा, 5 से काटो, 5 7 35, ठीक है, 3 बचा, दशमलव का 0 हो गया, 5 6 30, तो 35 और 7 42.6, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट कोई परेशानी, अगर हो तो प्रश्न को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदु -4,6 बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अंगा, अंगा नंबर पे आ जाओ। हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, जो कि है -6,10, और बी हमारा है 3,-8, और यहाँ पर एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक है -4,6, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा विभाजन बिंदु है, किस अनुपात में व्यक्त करते हैं, मान लेते हैं कि ये m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से,
विभाजन सूत्र से क्या है, कोई सा भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, एक्स ले लेते हैं। एक्स का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र होता है। तो एक्स निर्देशांक क्या है, माइनस के 4 है, m1 पता नहीं, x2 का मान है 3, m2 पता नहीं, x1 का मान है माइनस के 6, बट्टे में m1 प्लस m2, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1, तिरछे गुणा करो, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4m1 माइनस के 4m2, एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3m1 और यहाँ पर है माइनस के 6m2। अब m1 को एक तरफ लेके आओ, माइनस का 6 है, देखो ये प्लस का 3 इधर के माइनस के 3 हो गया, m2 को एक तरफ रखा और m1 को एक तरफ, और माइनस के 4m2 इधर आके प्लस के 4m2 हो गया, 4 और 3 माइनस के 7m1 और यहाँ बचा माइनस के 2m2, 6 में 4 जोड़ेंगे 2 बचेगा, इधर भी माइनस कैंसिल, m2 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 7 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और बट्टे का अनुपात कितना होता है, 7, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, 2:7 आ गया, और क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था। ठीक है, ये तो मैंने x लेके निकाल दिया, अब y लेके निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, और कोई एक ही करना है, x और y दोनों मत करने लग जाना। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार क्या करें, दोबारा देखें। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब हमारे पास 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसको करते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण ये वाला और ये वाला संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं भाई, ग्राफ का क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो देखो दिया है, हमें 2 समीकरण दे रखे हैं, एक तो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, और दूसरा जो समीकरण हमें दे रखा है वो है 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इन समीकरणों को ढंग से लिखते हैं, और हर एक समीकरण से 2-2 बिंदु निकालना होता है, आपको पता ही होगा। माइनस का 6 इधर के प्लस का हो गया, और 4x माइनस 2y माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो गया। ठीक है, इसको हमने ढंग से लिख दिया। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे, 2 बिंदु को मिलाएंगे तभी एक रेखा बनेगी। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट आता ही होगा। देखो यहाँ मैंने x रखा और ये y। देखो x का मान अगर मैं 0 रखूँगा तो x छुप जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 6। और अगर y का मान मैं 0 मानूंगा तो ये छुप गया y, 2x 2 3 6, तो x का मान 3 आ गया, तो ये बिंदु P और ये बिंदु Q आ गया। फिर देखो अगर मैंने x का मान यहाँ 0 माना तो x वाला छुप गया, माइनस बचा, 2 दूनी 4 माइनस का 2 आ गया। और अगर मैंने y का मान 0 तो ये छुप गया, 4x बचा, 4 1 कम 4, तो ये R बिंदु आ गया और ये S बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इन बिंदुओं को मुझे ग्राफ पेपर पे दिखाना है, ये मैंने ग्राफ ले लिया। ठीक है, इधर हमारा x अक्ष होता है, इस तरफ x डैश, ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ऊपर हमारा y का मान प्लस में होता है और नीचे y का मान माइनस में। फिर हमें दिखाना भी पड़ता है, जैसे ये 1 2 3 5 6 7, यहाँ पे भी -1 -2। ठीक है, तो पहला जो बिंदु है वो है x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये x पे 0 y पे 6, ये पहला बिंदु P है। और अगला बिंदु है 3,0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 जाना और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, क्यों। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है।
देखिए रेखा खींचते हैं। यार स्केल कहाँ पर गुम हो गया, जुगाड़बाजी करना पड़ रहा है भाई। ये ठीक है, ये हमने खींच दी। समीकरण का नाम जो है वो लिख देंगे। पहला समीकरण क्या है, 2x + y = 6। फिर आ जाओ दूसरे वाले समीकरण में, क्या है, x पे 0 y पे -2। देखो x पे 0 y पे -2 ये बिंदु है P Q, ये बिंदु R। और अगला जो बिंदु है वो है x पे 1 और y पे 0। x पे 1 y पे 0, ये है बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, इसको और इसको। खींच दिया, देखो प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। और इस समीकरण का नाम देखो, ये दूसरी वाली है ना, इसका नाम क्या है समीकरण का, 4x - 2y = 4। तो इस रेखा ने इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इस बिंदु का नाम मैं टी दे देता हूँ, ठीक है। और जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जो उपनिष्ठ बिंदु होता है, वही हमारा हल होता है। प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेद बिंदु है ये। तो ये कैसे चेक करेंगे, एक्स पे कितना गया 2 और वाई पे कितना गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2,2। कितना आ जाएगा आंसर, 2,2। तो आप लिख देंगे कि ये कैसा रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, और इसका हल एक्स में 2 है और वाई का मान कितना है 2 है। ये इसका हल है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें। सारे क्वेश्चन शानदार जानदार हैं और यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ख नंबर है, दो संख्या, एक बड़ी है एक छोटी है। माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को मैंने x मान लिया तथा छोटी संख्या इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। सबसे पहले बोला क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब पहली वाली अंतर मतलब घटाना, पहले वाले का वर्ग में से दूसरी संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो 180 आएगा। ये पहला कंडीशन दे रखा है। और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्तानुसार, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में लिखना है। द्वितीय शर्त में ये बोला गया कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, इसका जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब हम क्या करेंगे, y² का मान समीकरण 1 में रख दो। y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस के 8x, ये प्लस के 180 इधर के माइनस के 100 हो गया, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब इसको क्या करना है, हल करना है। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो, एक को 180 से गुणा करो। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 180 है और घटाने पे 8। 18 धाएंगे 180, 18 में से 10 को घटाएंगे 8 आ जाएगा। 18x धाएंगे, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से। पहले जोड़े से x ओबेनिस्ट, x² से एक x बाहर निकालेंगे तो एक x बचेगा और यहाँ बचेगा 18 प्लस 10 का भागा जाएगा, 10 एक कम 10, x बचा, 10 एक कम 10, 10 88। देखो ये जो 2 बार है उसे हम, देखो सेम टू सेम आया ना, यानी कि सही किया है। और जो 2 बार होता है उसे हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाते वक्त। और जो उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। यदि
x प्लस 10 बराबर 0, इसको लेंगे तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा अमान्य। ये संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये मान जब यहाँ रखोगे तो y का मान नहीं निकलेगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। फिर दूसरा ले लेंगे, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो माइनस के 18 बराबर प्लस के 18, तो ये आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो वाई स्क्वायर हमारे पास 8x के बराबर है, तो y क्या होगा अंडर रूट में 8x। यहाँ आपने मान रखना है, ठीक है। x का मान कितना 18 है, तो 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 18 और 18 को लिख सकता हूँ मैं 2 नम 18, रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। देखो जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 3 12, तो जो छोटी संख्या होगी वो 12 होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं, ये जो क्वेश्चन है गौ नंबर, ये सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जिसे हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर हैं, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनकी पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सूर्य की दूरी की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। घ नंबर है। सो देखो हमारे पास 2 खंभा है, एक छोटू सा और एक बड़ू सा, और दोनों ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन पे खड़े हैं और इनके ऊपरी सिरों की लंबाई ये है, ठीक। तो इसके समानांतर एक रेखा यहाँ से खींच दो। पहला वाला जो खंभा है छोटा वाला, उसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 6 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो खंभा है ये कितना है 12 मीटर है, ठीक है। ये कितना है 12 मीटर है। सो देखो इतने में से जब इतना घटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। नाम दे दो पहले इसका, ए बी सी डी ई, ठीक है। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, हमें ये दूरी निकालनी है, ए ई निकालनी है। हमें क्या निकालना है, ए ई निकालना है। और यहाँ पर क्या होगा 90 अंश का कोण बनेगा, चूँकि ए डी क्या होगा, ए डी कैसे निकलेगा, जब यहाँ से लेकर 12 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। और इनके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कुछ गड़बड़ हो गया है, अच्छा इनके बीच की दूरी 12 मीटर, ये है 12 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये कितना है भाई, ये 11 मीटर है, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक, ये होता है। सो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण ही हमें निकालना है ए ई। आधार कितना है, देखो अगर ये 12 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो क्या होगा 12 ही होगा, समानांतर है ना, तो आधार 12 है तो 12 का वर्ग, और लंब हमारा 5 है, 5 का वर्ग रख दिए, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, जोड़ देंगे 169, तो ए ई कितना आ जाएगा 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, सो आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो दोनों खंभों के ऊंचाइयों के बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहे किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, कितनी 51 लड़कियों का, और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो सबसे
सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दे रखा है तो उसको ढंग से बनाना है। और 51 बोला है तो यहाँ देखो लास्ट में 51 है, तो ये बारंबारता नहीं दे रखी है प्रश्न में, ये हमें क्या दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है। और संचयी बारंबारता से आपको बारंबारता निकालनी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, और इधर होता है संचयी बारंबारता। तीन ही तो कॉलम होते हैं। पहला वाला क्या है, 100, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता और यहाँ संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है, पहला है 140 से कम, इसको ऐसे ही रखो। फिर क्या 140 से 45, तो यहाँ से आ जाएगा 140 से 145। फिर 145 से 150, 5 का अंतर है। फिर 150 से 155, 155 से 160, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 5, अब 160 से 165 तक। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको थोड़ा और नीचे कर लो एक, और यहाँ लिख देंगे टोटल या कुल। ठीक है, हमें जो संचयी बारंबारता दे रखी है वो दे रखी है 4, 11, 29, 40, 46 और 51। ठीक है, सो देखो इसमें निकालना बहुत आसान है। संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालोगे, पहला वाला तो वैसे का वैसे रहेगा 4। अब दूसरे वाले से पहला वाला घटाओ, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 29 में से 11 घटाओ 9 में से 1 घटाएंगे 8, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 40 में से 29 घटाओगे 11, 46 में से 40 घटाओगे 6, और 51 में से 46 घटाओगे 5। तो संचयी बारंबारता से हमने बारंबारता निकाल दी। ठीक, और इनको टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 51, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी बोल रखा है। और f का कुल योगफल माध्यक में इसे हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक या माध्यिका का जो सूत्र होता है वो तो L प्लस n/2 माइनस CF गुणा h/f। ये हमारा सूत्र होता है किसका, माध्यक का। ठीक है, हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले n/2, और ये सब कॉपी में करना है, छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। n क्या है, 51/2, यानी कि काटो के 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 25.5 आया है। तो 25.5 से जस्ट पहला वाला बड़ा ढूंढना है, तो वो है 29, इसी के साथ सीध में आओगे। ठीक है, 18 किस कॉलम में, F, तो ये हमारा F है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा माध्यक वर्ग क्या है हमारे पास, 145 से 150। ठीक, तो 145 से 50 घटाओगे तो सॉरी, घटाने की बात तो बाद में आएगी। निम्न वर्ग L क्या हो जाएगा 145, और कितने कितने का अंतर है, सब में 5 का अंतर है। H हमारे पास 5 है। ठीक है, F हमारे पास कितना है 18 है। CF हमारे पास क्या है, तो जहाँ से हम चेक करते हैं जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है CF हमारे पास 11 है। सारे मान पता है, उठाकर यहाँ रख दो। L हमारे पास है 145, n/2 हमारे पास है 25.5, CF हमारे पास है 11, H हमारे पास 5 है, और F हमारे पास 18 है। इसको हल कर लो, 25.5 में से 11 घटाओगे, 5 में से घटाएंगे 4, 14.5 गुणे में 5 बट्टे में 18। ठीक है, तो गुणा कर दोगे 145, 5 बचे 25 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 72। ठीक है, ये आ गया 18 चौके 72, और 18 दूनी 36, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, तो इसमें जोड़ दोगे 145 4.02, तो ये आ जाएगा 149.02 आंसर। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है।
ठीक है, तो ये हमें हमारा माध्यक बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में? आ जाओ 4 नंबर में। ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये पहला वाला पार्ट, अथवा वाला देखेंगे अभी, लेकिन ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सिलेबस में, किताब में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक में। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज़रूर हैं, बिहार बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, लेकिन बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में ये जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी बुक चल रही है झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, लेकिन बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड में नहीं चल रहा है। ठीक, कह रहे हैं दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, ये जो x है और ये जो y है, इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। और इस प्रश्न की एक कमी है। ठीक है, ये हालांकि ऑफिशियल क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन इस क्वेश्चन में कमी है। ठीक है, इसमें बारंबारता का योग नहीं दिया हुआ है, जबकि इस प्रश्न में बारंबारता का योग दिया हुआ जाना चाहिए था। ठीक है, जब तक बारंबारता का योग नहीं दिया होगा, इस प्रश्न को हम हल ही नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल ही नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बुक है। ठीक है, बुक में ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये आई थिंक आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना है? बारंबारताओं का योग 100 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न में ना x और y मिसिंग है, मतलब जो हमें निकालना है, लेकिन बारंबारताओं का योग कितना होगा वो प्रश्न में ना नहीं दिया हुआ है। और जब तक वो नहीं दिया होगा, आप प्रश्न को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन बारंबारताओं का योग जो है ना, वो 60 था आई थिंक इस प्रश्न में। 60 तो कितना होगा? 20, हाँ 60 ही। देखो इन बारंबारताओं का कितना है? 60 है। ये मान के चलो, ये प्रश्न में आई थिंक 60 था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 20, 40, हाँ 60 था। चलो देखते हैं, अब करते हैं 60 मान के करते हैं, 60 ही होना चाहिए। अब इसको करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए करते हैं इसको। देखो हमारे पास ये है 4 नंबर, तो माध्यक के लिए सारणी बनाएंगे हम। यहाँ पर हमारा क्या आता है? वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या आता है? बारंबारता। उसके बाद हमें चाहिए होता है संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या क्या दे रखे हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कुल। देखो उसके बाद बारंबारता जो दे रखी है 5, x, 20, 15, y और 5, और इनका जो कुल योगफल है वो किसके बराबर है? 60 के बराबर है प्रश्न। और 60 को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। ठीक, CF कैसे निकलोगे? पहला वाला वैसे के वैसे 5। अब जोड़ते हैं, 5 में x जोड़ोगे तो 5 + x, 20 जोड़ जाएगा तो 25 + x, 25 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 + x, 40 + x में y जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 45 + x + y। आप जानते हैं जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है माध्यक में। ठीक है, चूँकि 45 + x + y किसके बराबर है? 60 के बराबर। सो यहाँ से देखिए, प्लस के 45 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 45। ठीक है, सो x + y कितना हो जाएगा? 15। तो x और y में हमें एक संबंध मिल गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। प्रश्न में हमें दिया हुआ है माध्यक ऑलरेडी। क्या दे रखा है माध्यक? कितना है माध्यक प्रश्न में? 28.5। तो ये जो 28.5 है किस अंतराल में मिलेगा आपको? इस अंतराल में मिलेगा। तो इसी में आ जाओ, तीसरे में
तीसरे में तो इधर दूसरा देखना होता है। ठीक, माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किस में मिलेगा? 20 से 30 में उपस्थित है। ठीक है, इसलिए जो L हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, और इन सब में कितने कितने का अंतर है? 20 से 30 में 10 का अंतर है। ठीक है, और हमारा जो F हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20, और हमारा जो CF हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से ढूंढते हैं ना इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। अब देखो माध्यक के सूत्र में आ जाओ। चूंकि माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है L + n/2 माइनस का CF गुणा h/f, यही होता है। माध्यक हमें दे रखा है प्रश्न में 28.5। L हमारे पास कितना है? 20। n हमारे पास है 60/2। ठीक है, और CF हमारे पास है 5 + x, और h हमारे पास कितना है प्रश्न में? 10, और f हमारे पास है 20। 10 दूनी 20। ठीक, प्लस का 20 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 20। काटोगे तो ये आ जाएगा 30 - 5 - x/2। यहाँ से बचेगा 8.5, और बट्टे का तो इधर के गुणे में आ गया। 30 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 25 माइनस के x, ये आ जाएगा 17। ठीक है, माइनस के x इधर के प्लस के x, और प्लस के 17 इधर के माइनस के 17, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 8। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। x का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। चूँकि x + y आपका कितना है? 15 है, तो x का मान है 8, y का मान है 15, तो प्लस के 8 इधर के माइनस का हो गया, तो y का मान आ जाएगा 7। ठीक है, x का मान 8 और y का मान कितना होगा? 7 होगा। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से हमने बना दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ये वाला तो नहीं है, लेकिन ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ये वाला प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर में है, और सारे प्रश्न हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक, और जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है ना वो हम नहीं करेंगे, ओके, जो है बस उन्हीं को करेंगे। चलिए, क्या बोल रहे हैं प्रश्न, चलो थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का जो व्युत्क्रम का योग है वो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सो देखो क्या करेंगे, माना क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। ठीक, मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है, तथा अच्छा उसकी रहमान की ही बात हो रही है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? अभी अगर x वर्ष 3 वर्ष पहले क्या होगी? 3 घटा देंगे, पूर्व में घटाते हैं, और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी? पश्चात में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, 5 जोड़ देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि उनकी आयु का व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 के बराबर है। इसका अगर व्युत्क्रम करो 1 के बट्टे में ले लो तो योगफल कितना है? 1/3 है।
ठीक है, लॉस ऑफ ले लो, इसकी गुणा इसके साथ एक्स प्लस 5 एकम एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा एक्स -3 एकम एक्स -3। तो देखो आप एक्स और एक्स ये हो जाएंगे 2x और 5 में से 3 घटाएंगे 2, ठीक। और गुणा करोगे नीचे नीचे एक्स स्क्वायर 5 में से 3 घटाओगे 2, तो ये प्लस के 2x और 5 3 15। तो यहाँ से तिरछे गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। और सबको एक तरफ लेके आऊँ, प्लस का 6x इधर के माइनस का, प्लस का 6 इधर के माइनस का, तो 2x में से 6x घटाएंगे माइनस के 4x, 15 और 6 21। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 है, 1 की गुणा 21 से करो। ऐसे दो संख्या लो जिनके गुणा करने पे 21 हैं और घटाने पे 4, 7 3 21, 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा, 7x माइनस के 4x, 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इधर से एक्स ओबाइनिस्ट एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकालेंगे, एक्स बचेगा, एक्स बाहर आ गया, यहाँ 7 बचा, ठीक है। अरे यार 7 दिया लिखूँगा ना, 7 में 3 घटाऊँगा तो 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ से 3 ओबाइनिस्ट आएगा, एक्स बचेगा, 3 7 21। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही हल किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओबाइनिस्ट है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 होगा, आयु कभी माइनस में नहीं होती, तो यह मान्य हो गया। यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस के 7 इधर के प्लस के 7 हो गया, और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो जो रहमान की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 7 वर्ष होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं प्रश्न हमसे, कह रहे हैं एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी, ठीक है। सो प्रश्न आपने ढंग से पढ़ लिया, अब हमें इसको हल करना है। चौथा देखो, एक बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा है, एक 8 मीटर ऊंचा भवन है और एक बहुमंजिल भवन है। दोनों हवा में तो खड़े नहीं होंगे, ये ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन है, ठीक है। जो ऊंचाई है छोटे भवन की वो कितनी है, 8 मीटर है। ये भवन का शिखर है और ये भवन का पाद है। कह रहे जब बहुमंजिल भवन से हम देखते हैं तो जो अवनमन कोण बनता है ऊपर से देखने पर वो 30 और कितना बनता है, 45 बनता है, ठीक। सो यहाँ से हम इसको मिला देंगे समांतर, इसके समांतर। तो पहला जो अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है, 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, और दूसरा जो अवनमन कोण बनता है वो बनता है 45, ठीक है। तो हमसे क्या बोला, बहुमंजिल की ऊंचाई अगर ये 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 8, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं h मान लेता हूँ और 8 में मैं h जोड़ देता हूँ तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं x मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, x होगा। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। A B C D E, ठीक है। यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 कोण, समकोण त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज को हल कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं समकोण ई डी ए में, ये निकालना है और ये भी निकालना है, इसमें संबंध लगाओ। त्रिभुज ए डी ई में क्या देखो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये हमारा आधार है। तो ई डी
निकालना है और ए डी भी निकालना है। और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। थीटा कितना है? 30। ए डी हमने एच माना है और ए डी को हमने एक्स माना है। 10 30 का मान 1/√3 होता है। त्रिज्या गुणा करेंगे एक्स एक कम एक्स और ये आ जाएगा √3h। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज में, ई सी बी में, त्रिभुज ई सी बी में। ठीक है, देखो ये पूरा हमें निकालना है और ये भी हमें निकालना है। समझ लगाओ, ई सी बट्टे बी सी। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधा 10 थीटा और बड़े वाले में थीटा कितना है? 45। इसी हमारे पास क्या है? h+8। यहाँ से h और यहाँ से 8, h+8। और ये हमारे पास है x। 10 45 का मान कितना होता है? 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 लिख दिया। त्रिज्या गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। और x एक कम x का मान हमें मालूम है, हम यहाँ रख देंगे कितना? h√3। यहाँ पर मान रख दिया। आगे हल करेंगे सो देखो 8 प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का h ओवरनिस्ट आ जाएगा √3। ठीक है, सो इधर 8 है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ दे तो परिमेयकरण कर देंगे। अंडर रूट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1, √3 + 1। अब आप जानते हैं ऊपर तो क्या आ गया? 8 √3 + 1 और ये a - b, a + b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, सो ऊपर तो जो है उसको वैसे वैसे लिखते रहो। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो ये 8 √3 + 1, तो ये हो गया 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया √3 + 1 h। ये हमें h मिला है। ठीक है, h मिल गया। h का मान यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा। तो √3, h का मान कितना है? 4 √3 + 1। गुणा करो, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √3 कम √3। 4 से गुणा करोगे 4 × 12, 4 √3 मीटर। ये होगी उनकी बीच की दूरी। और ऊंचाई भी इतनी ही होगी, क्योंकि जब भी हमारा उन्नयन कोण 45 होता है, जितनी ऊंचाई होती है उतनी परछाई होती है, तो ना ऊंचाई भी वही आएगा। अब हमें निकालना है बहुमंजिल की ऊंचाई, जो कि है h+8। h में 8 जोड़ना है। h हमारे पास कितना है? 4 √3 + 1 + 8। गुणा कर दोगे ये हो जाएगा 4 √3, 4 एक कम 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। देखो ये भी वही है, ये भी वही है, आपकी आंखों के सामने। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। इसके अथवे वाले भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। देखो ये जो प्रश्न है इसको भी हम करेंगे 6 नंबर में। कहने भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो देखो एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ो और चित्र बनाते रहो। बच्चे क्या करते हैं? पूरा पढ़ते हैं फिर दोबारा पढ़ते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ये हमारी भूमि है और ये हमारा एक भवन है। भूमि के एक बिंदु P से इस भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। ये जो बोला है वो हमने बना दिया। 10 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। ठीक है, और P से ध्वज का शिखर का जो उन्नयन कोण है, इसी बिंदु से जो ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना है? वो है 45 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री। तो कह रहे हैं ध्वज दंड की लंबाई निकालो। यहाँ से लेकर ये जो लंबाई है, यहाँ से इस लंबाई को मैं h बोल देता हूँ, जो कि हमें निकालनी है। और P से भवन की दूरी,
इस पी से इस भवन की जो बीच की दूरी है इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ये हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, पी इसको क्यू बोला, ये आर बोला और ये बोला हमने एस, नाम कुछ भी दे सकते हो। अब हम हल करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। हल कर लो, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो ये पता है और ये निकालना है, इसके भी संबंध लगा दो। आर क्यू बट्टे पी क्यू, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा। और छोटे वाले में तो कोण कितना है 30 डिग्री है। आर क्यू हमें 10 दे रखा है, पी क्यू हमने एक्स माना है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। एक्स एकम एक्स और ये हो गया 10 √3। प्रश्न में √3 का मान रखने के लिए बोला है 1.732, तो ये रख देंगे 1.732। तो 10 से गुणा करने में दशमलव एक स्थान पीछे खिसक जाता है। सो आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, एक्स का मान आ गया। अब हमें एच का मान निकालना है, तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज लिया था, अब बड़ा वाला लेंगे। त्रिभुज पी क्यू एच में ले लो। सो देखो ये पूरा लेना पड़ेगा, एच क्यू ये पता है ना 10 इसी में आता है, और ये हमें अभी पता चल चुका है। तो पी क्यू एच क्यू बट्टे पी क्यू, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, बड़े वाले में थीटा आपका 45 है। एच क्यू क्या है एच प्लस 10, तो यहाँ मान रखेंगे एच प्लस 10, और पी क्यू आपका क्या है एक्स है, 10 45 का मान 1 है। तो यहाँ से देखिए एच प्लस 10 एक्स एकम एक्स, एक्स का मान मालूम है, यहाँ से प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 हो जाएगा। एक्स का मान कितना है 17.32, इसमें से 10 घटा दोगे तो एच का मान आ जाएगा 7.32। तो ध्वजदंड की जो लंबाई होगी वो होगी 7.32 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, कह रहे एक बर्तन, ये जो क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कह रहे हैं एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, मैं आपको चित्र भी बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये हमारा बर्तन है, उल्टा शंकु है ये, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। और जो त्रिज्या है यहाँ पर वो है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर तक पानी से लबालब भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर शीशे की कुछ क्या डाली जाती हैं, गोलियाँ डाली जाती हैं। इसके अंदर शीशे की कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं, जो प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, इसके अंदर कुछ गोले डाले जाते हैं। देखो जितना गोला डालोगे उसी के बराबर पानी बाहर निकलता है, और ये तो पूरा लबालब भरा पड़ा है, डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जितना पानी हम डालेंगे, मतलब इसके अंदर से जितना पानी हम गिरेगा, 1/4 भाग पानी जितना गिरेगा उसी के बराबर कंचे होंगे, उसके अंदर उतना पानी बाहर गिर रहा है कि नहीं। तो कंचा है गोला आकार है, तो थोड़ा बना बढ़ा देते हैं। ये कंचा है जिसके त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली, जो कि हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, माना कि इसके अंदर कितने कंचे डाले गए हैं, एन कंचे डाले गए हैं। कंचों की संख्या कितनी है एन है, माना एन कंचे डाले गए। प्रश्नानुसार क्या है कि एन कंचों का जो आयतन होगा वो इसके अंदर जितना पानी था उसका 1/4 भाग के आयतन के बराबर होगा। यानी कि एन कंचों का आयतन वो शंकु का 1/4 आयतन के बराबर होगा। 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है ना, ये प्रश्न में हमें दे रखा है, ये हम समझ पा रहे हैं। कंचे किस रूप में, गोले के रूप में। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एन हमें निकालना है,
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बट्टे में क्या है 4 है। इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 कटा, इधर पाई कटा। ठीक है, अब हम मान रखेंगे एन 4 यहाँ है, कैपिटल आर कितना है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, और स्मॉल आर कितना है 5, 5 गुणा 5, और एच कितना है 8, बट्टे में कितना है 4। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, एन यहाँ है तो पा बचे 25 गुणे 8 बट्टे में 4, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये गुणे में ये बट्टे में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव हटाया एक स्थान, एक ज़ीरो बढ़ गया। यहाँ पर भी वही होगा, दशमलव हटाया एक स्थान, एक ज़ीरो बढ़ गया, दशमलव हटाया एक स्थान, एक ज़ीरो बढ़ गया। तो काटो, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 से 4 कटा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो एन क्या बचा 25 गुणे 4। तो 25 गुणे 4 यानी कि 100 कंचे डाले गए हैं इसके अंदर। कितने कंचे डाले गए हैं? 100 कंचे डाले गए हैं। ये आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे हम आ जाते हैं, अथवा आखिरी प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, इस मॉडल पेपर का। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। कह रहे हैं एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोले का भाग इतना है। ठीक, देखो हम देखते हैं, हमारे पास एक गोलाकार कांच की ये है, ये गोला है, और इसके ऊपर बेलन के आकार की गर्दन है, ये है। हमें जो बोल रखा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और व्यास इसका 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो गोला है उसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक बच्चे ने इस पूरे का आयतन ज्ञात करके बोला है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको बताना है, पाई का मैं 3.14 लेना है कि इस बच्चे का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सो देखो मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या बड़ा है तो बड़ा वाला आर मानेंगे। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, 8.25, इसका आधा कर दिया। देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे, 5 चौके 20, 5 का 5, 5 तिया 15, अरे तिया कहाँ से आ गया, 5 का 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा 17/4। ठीक है, और उसके बाद जो बेलन है उसके ऊपर ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h 8 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है बेलन की वो हो जाएगी व्यास की आधी। व्यास 2 है तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है बर्तन का आयतन, इसलिए बर्तन का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप ध्यान से देखें, पाई उभयनिष्ठ है या ऐसे ही रख दो यार, पाई बाद में देखते हैं। 4/3 पाई का मान अभी मत रखो, आर का मान क्या है? 17/4, 17/4, 17/4, 17/4, और स्मॉल आर का मान है 1 और एच का मान है 8। ठीक है, 1 4 से 1 4 कटा, और तो कुछ कट नहीं रहे, तो 17 को 3 बार गुणा करेंगे। 17 गुणा 17 189 गुणे में 17 पाई
बट्टे में क्या आ जाएगा, 16×3 = 48, चाचा को 16×3 = 48 और यहाँ से है 8 पाई। ठीक है, पाई 1 भी ले लोगे तो ये हो जाएगा 189 × 17/48 8, और बाहर से आ जाएगा पाई। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक गुणा करोगे, इसके गुणा इसके साथ 189 × 17 और ये आ जाएगा 8 × 48 बट्टे में 48 और पाई का मान 3.14। इसको हल करके बताऊँ कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा 346 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना। तो बच्चे का आंसर गलत होगा, आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है, उतना सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे का 345 आया ना, आपका देखना 346 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसको हल जब करोगे 346 कुछ आएगा। भले ही इधर कोई थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, चलता है, इधर एक भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो बच्चे का 45 था, तुम्हारा भले ही 46 आया, तो तुम्हारा सही है, बच्चे का गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आराम से बन जाएगा। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें, प्लीज़ प्लीज़।